प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मल्टीपल इंटीग्रल। बच्चों ये मल्टीपल इंटीग्रल जो टॉपिक है इसमें हम लोगों को बेसिकली दो तरह के इंटीग्रल्स पढ़ने हैं। नंबर वन हमें पढ़ना है डबल इंटीग्रल एंड नंबर टू हमें पढ़ना है ट्रिपल इंटीग्रल, राइट। तो हमें स्टूडेंट डबल और ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ना है और ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर कोई और ब्रांच जब भी अपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ेगी तो उसमें कई फंडामेंटल कैलकुलेशंस करने के लिए उन्हें डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन की मदद पड़ती है और ज्योमेट्रिकली भी और फिजिकली भी ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं और बहुत ही मीनिंग होते हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंजीनियर। तो आप इस टॉपिक को प्लीज बहुत अच्छे से समझिएगा और इसे अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस करके अपने नॉलेज को बढ़ाइएगा, राइट। नाउ मल्टीपल इंटीग्रल में क्योंकि हम लोगों को दो इंटीग्रल पढ़ने हैं, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन, और आज हम लोग शुरू करेंगे डबल इंटीग्रेशन। हम डबल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से आइए शुरुआत करते हैं कि क्या होती है डबल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और फिर आगे समझेंगे कि क्या उसके मीनिंग होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो आइए जरा सबसे पहले हम लोग डबल इंटीग्रेशन से शुरुआत करें। तो दिस इज डबल इंटीग्रल डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन स्टूडेंट, let fxy be a function in 3D space, okay, with domain as xy plane, let also let R be any reason in xy plane, ठीक है ना। suppose we divide R reason in small sub regions, let del AI is equals to del xi del yi be the area of ith sub region. The double integral of fxy over the surface या over the region R is defined as double integration over the surface R fxy
fxy dx dy is equals to dx dy is equals to limit n tends to infinite, limit n tends to infinite, summation I is equals to 1 to n f xi yi d, not d, it's del xi and del yi, where 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 xi yi is a point, is any point, is any point, is any point in ith sub region, ith sub region, राइट स्टूडेंट। तो लुक स्टूडेंट, ये तो डेफिनेशन हो गई है डबल इंटीग्रेशन की। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि डिफाइन डबल इंटीग्रेशन, तो आप उसमें इस डेफिनेशन को लिखेंगे। तो डबल इंटीग्रेशन के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? डबल इंटीग्रेशन के लिए हमें एक फंक्शन fxy की जरूरत होती है जो कि 3D में होता है, और इस फंक्शन fxy के लिए जो डोमेन होता है वो एक xy प्लेन होता है। नाउ नेक्स्ट, लेट r बी एनी रीजन इन xy प्लेन, और r कोई रीजन होना चाहिए xy प्लेन में, ठीक है ना। कोई भी क्लोज रीजन हो सकता है, बाउंडेड हो सकता है। सपोज वी डिवाइड r रीजन इन स्मॉल सब regions and let del ai is equals to del xi del y be the area of the ith subregion. The double integral of fxy over the region R is defined as, डबल इंटीग्रेशन ये सिंबल है बच्चों, डबल इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन आता है और उसके बगल में यहाँ R लिखा रहता है। तो इसका मतलब होता है कि जो डबल इंटीग्रेशन है वो इस सरफेस R पर या रीजन R पर कैलकुलेट किया जा रहा है। डबल इंटीग्रेशन R fxy dx dy, क्योंकि हम दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे x एंड y, दैट्स व्हाई dx dy है ना, is equals to limit n tends to infinite I is equals to 1 to n fxi yi del xi del yi, where xi yi is any point in the ith sub region. अब यहाँ पर स्टूडेंट जो समझने वाली बात है, ठीक है, ये दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। नाउ जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये डबल इंटीग्रेशन की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी ये, तो डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका कतई मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि हम लोगों को ये लिमिट को इवैल्यूएट करना है इस डबल इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए, नो, ये केवल समझने के लिए है और ये आपको कुछ बताता है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं? आप कर रहे हैं कि आपके पास में एक सपोज दैट ये एक हम 3D ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट दिस इज द x, दिस इज द y एंड दिस इज द z, और सपोज दैट बच्चों की ये कोई ये लाइक दैट ये कोई रीजन है R, कहां पर? इन xy प्लेन, ठीक है ना। और ये उसमें आपने एक छोटा सा क्या बना दिया है? इट्स अ व्हाट, इट्स अ व्हाट, इट्स सपोज दैट इट्स अ डेल ai, और इसकी जो इसकी जो चौड़ाई है इट्स अ डेल yi, और इसकी ये जो लंबाई है डेल xi, ठीक है ना। नाउ हो क्या रहा है कि इसमें एक पॉइंट है xi yi, और उसकी करस्पॉन्डिंग आपको यहां कहीं पर ऊपर, ओके, क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा f xi yi। एंड समझिएगा बच्चों कि जब इस छोटे से एरिया में स्थित किसी पॉइंट xi yi की करस्पॉन्डिंग f xi yi निकाला जाता है, तो वास्तव में वो होता क्या है, यानी कि ये f xi yi है क्या?
इस डेल एक्स आई डेल वाई आई जो कि एक रीजन है एक्स वाई प्लेन में, उस एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है एक्स आई वाई आई, उस रीजन से डिस्टेंस शो करता है किसकी, एफ एक्स आई वाई आई पॉइंट की। आई रिपीट, एफ एक्स आई वाई आई एक पॉइंट होगा 3D में और इसका डिस्टेंस, एक्चुअल में ये डिस्टेंस है किसका, इस पॉइंट एफ एक्स आई वाई आई को अगर हम इस डेल एक्स आई डेल वाई आई एरिया वाले सरफेस को मिला दें तो ये डिस्टेंस को शो करता है। जिस तरह से 3D में किसी भी पॉइंट को हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम उसमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट लेते हैं। xy कोऑर्डिनेट तो xy प्लेन पे आते हैं और xy प्लेन से फिर ऊपर जाते हैं y एक्सिस के पैरेलल, तो जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड z और वही z कोऑर्डिनेट बन जाता है 3D के उस पॉइंट में। तो उसी तरह से ये जो f x i y i आया है वास्तव में ये क्या है, इट्स अ z i, और ये z i किसके करस्पॉन्डिंग आया है, इस x i y i के करस्पॉन्डिंग आया है। तो मतलब कि अगर इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जाएगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है क्या होंगे, xi, yi एंड zi। मतलब कि इस xy प्लेन में ये जो r है उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉइंट्स होंगे हमें यहाँ पर 3D में उनकी करस्पॉन्डिंग xi, yi और zi पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि अगर हम डेल xi डेल yi इस छोटे से सब रीजन में इस ऊंचाई का मल्टीप्लाई करें, देखो यही हो रहा है ना, इस छोटे से एरिया में हम इस ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसे सम कर रहे हैं। मतलब जितने भी सब रीजन हैं उनकी करस्पॉन्डिंग जो भी ऊंचाइयां होंगी उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सबको सम कर रहे हैं और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर रहे हैं। मतलब कि वो जो सब रीजन्स हैं वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे जब हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देंगे। यानी कि छोटे छोटे एरिया मल्टीप्लाई बाय द हाइट एंड सम, उनका सबका सम। तो वास्तव में ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये जो राशि है ये है वॉल्यूम, राइट, ये है वॉल्यूम। और किसका वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है कि ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स आई वाई आई, वास्तव में ये क्या है कि 3D में एक सरफेस है। 3D में एक लहरदार सरफेस हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसे प्लेन के टाइप भी हो सकती है, कुछ भी सरफेस हो सकती है। तो ये एक सरफेस है और इस सरफेस के नीचे XY प्लेन में ये R है, तो R के ऊपर और XY इस सरफेस के ये F X I Y I से जो सरफेस बनेगी पूरी, ये इनफाइनाइट लंबाई और चौड़ाई की होगी बच्चों, लेकिन ये जो R है ये बिल्कुल बाउंडेड है। तो इसके ऊपर सरफेस के नीचे जो एक वॉल्यूम जनरेट होगा वो वॉल्यूम जो है वो इस डबल इंटीग्रेशन का आंसर है। आई रिपीट, जब भी आप फंक्शन f x y को इस सरफेस R पर डबल इंटीग्रेट करेंगे तो जो इसका आंसर आने वाला है वो वास्तव में वॉल्यूम है। कैसा वॉल्यूम, R के ऊपर, क्योंकि R xy प्लेन में है तो R के ऊपर, और f x y जो भी सरफेस है उसके नीचे जो भी बाउंडेड वॉल्यूम बनेगा वो इस डबल इंटीग्रेशन का आंसर होगा। आई रिपीट, अब जैसे आप देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि सपोज दैट स्टूडेंट कि हमने xy प्लेन पे एक सर्कल ले लिया, ठीक है ना, वो सपोज दैट हमारा R हो गया। अब नाउ उसके ऊपर fxy जो है 3D में एक बहुत बड़ा सरफेस है, लेकिन वो जो सर्कल है अगर उस सर्कल को हम ऊपर तक बढ़ाते जाएं तो वो एक सिलेंडर के रूप में ऊपर बढ़ेगा और वो जैसे ही उस ऊपर वाली जो सरफेस है fxy उसको काटेगा, कहीं ना कहीं जाके उसको टच करेगा, तो उसके टच होने से सिलेंडर की ऊपरी लिमिट डिसाइड हो जाएगी, है ना, ऊपर की बाउंड्री डिसाइड हो जाएगी और xy प्लेन से सर्कल की नीचे की बाउंड्री डिसाइड है। अब इनके बीच में जो वॉल्यूम बना वो उस डबल इंटीग्रेशन का आंसर होगा। यानी कि हमेशा एक डबल इंटीग्रेशन, अगर फंक्शन fxy वहां पर कांस्टेंट नहीं है या यूनिटी नहीं है
तो आपको हमेशा ये जो रिजल्ट है इसका एक वॉल्यूम मिलेगा। और यही एक्चुअल में हमारा रिमार्क भी है। क्या रिमार्क है? रिमार्क इज दैट, रिमार्क नंबर 1 कि डबल इंटीग्रेशन this f xy dx dy, okay, gives the volume, okay, gives the volume under the surface f x y and over the region R। ठीक है ना? मतलब कि ये जो डबल इंटीग्रेशन है ये वॉल्यूम देता है किसका? वो जो कि इस सरफेस fxy के नीचे होगा और इस रीजन R के ऊपर होगा, उस वॉल्यूम को देगा, राइट? नंबर टू, if fxyi is equals to 1, then double integration this one r f xy dx dy is equals to, पता है ये क्या होगा? It's a area of region R। मतलब कि सॉरी, मैं यहाँ पे गलती कर गया हूँ बच्चों, मुझे यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है। तो दिस इज dx dy। मतलब कि अगर डबल इंटीग्रेशन में इस फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाए तो ये जो डबल इंटीग्रेशन होता है ये जिस भी सरफेस के ऊपर इवैल्यूएट हो रहा होगा उसी सरफेस का जो भी एरिया होगा वो इस डबल इंटीग्रेशन का आंसर होगा। यानी कि अगर फंक्शन यूनिटी होता है तो डबल इंटीग्रेशन का आंसर उस सरफेस R के एरिया के इक्वल होता है जिसके ऊपर की वो इवैल्यूएट हो रहा है। यानी कि डबल इंटीग्रेशन से दो चीज निकलती हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया हमेशा वो होगा जो R से डिसाइड होगा और वॉल्यूम वो होगा जो सरफेस fxy और रीजन R के बीच में बाउंडेड होगा। समझ में आई बात? नाउ तो ये हुई बच्चों डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डबल इंटीग्रल। अब नाउ किसी भी डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं आइए उसे समझते हैं। अब हम ये समझते हैं कि किसी भी डबल इंटीग्रेशन को करने के लिए कुछ चीजें जो चाहिए होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे फिर डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है, वो हम उन चीजों को समझेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने ये डेफिनेशन लिखी कि जो डबल इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है, दिस इज द डबल इंटीग्रेशन R over the surface R, now f xy dx dy, okay, dx dy, ठीक। now किसी भी डबल इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम लोगों को समझने की जरूरत है कि लिमिट्स इस डबल इंटीग्रेशन की कैसे आएंगी, x की कैसे आएगी, y की कैसे आएगी, पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा, बाद में किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा, और लिमिट्स निकालने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को अब समझनी है यहाँ पर। तो आइए जरा समझते हैं इन सारी चीजों को। तो सबसे पहला काम है इस R की लिमिट निकालना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेट रीजन R is bounded by suppose that it is bounded by curve y is equals to f1x
y is equals to f2x and ordinates x is equals to a, x is equals to b, then this double integration r fx dx dy is equals to x is equals to a to b and y is equals to f1x to f2x f xy dx dy, right? Now suppose that this is equals to 1 और अगर ये जो रीजन है, ये रीजन r जो है वो xy प्लेन पर कुछ इस तरह से हो, सपोज दैट दिस इज r x is equals to a, सपोज दैट दिस इज r x is equals to b, ठीक है ना, ये y is equals to f1x है ना, और ये है बच्चों ये सपोज दैट दिस इज द y is equals to f2x, ठीक है ना, दिस वन, यानी कि हमारा जो रीजन है r, वो रीजन इन चार चीजों से बाउंडेड है, बंधा हुआ है, x is equals to a से, x is equals to b से, ठीक है ना, मतलब कि इस रीजन का x एक्सिस पे जो एक्सपेंशन है वो a से लेके b तक है, और इस रीजन का जो एक्सपेंशन है y एक्सिस के पैरेलल, तो वो एक्सपेंशन दो कर्वों से बंधा हुआ है कि पहला कर्व इसकी नीचे की लिमिट डिसाइड करता है और दूसरा कर्व इसके ऊपर की लिमिट डिसाइड करता है। तो यहां पर है ये f1x और यहां पर है ये f2x, ठीक है ना, राइट, ये y, तो कर्व ये जो नीचे वाला कर्व है ये f1x है, तो मतलब कि y की लिमिट होगी f1x और ऊपर वाला जो कर्व है वो f2x है, तो y की अपर लिमिट होगी f2x, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने x की लिमिट x is equals to a to x is equals to b ली और ये y की लिमिट आप ऐसे क्यों ले रहे हैं? तो मेरा जवाब यहाँ पर ये है स्टूडेंट कि डबल इंटीग्रेशन की लिमिट निकालना का एक तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि आप दो मेथड यूज कर सकते हो x और y की लिमिट निकालने में। क्या कि आप x की लिमिट ऑफ x लिमिट्स ऑफ x आप इन लिमिट्स ऑफ x को x एक्सिस पे निकालें, तो अगर इन्हें आप x एक्सिस पे निकालेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट्स ऑफ y जो हैं ये निकलेंगी बच्चों by the strip parallel to y axis, right? अगर आपने x की लिमिट को x एक्सिस पे निकाला है तो y की लिमिट के लिए जो भी आपका रीजन होगा उस रीजन में आप y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बना दीजिएगा और उस रीजन में फिर देखिएगा कि जहां से स्ट्रिप शुरू हुई है वहां पर y की वैल्यू क्या है और जहां पर खत्म हुई है वहां पर y की वैल्यू क्या है। तो जहां से शुरू होगी वो y की लोअर लिमिट और जहां पर खत्म होगी वो y की अपर लिमिट। और दूसरा तरीका ये है बच्चों कि अगर आपने मान लो कि लिमिट्स ऑफ y अगर आपने y एक्सिस पे लिया तो फिर आप दिस इंप्लाइज कि आपको लिमिट्स ऑफ x के लिए कहां जाना पड़ेगा, लिमिट्स ऑफ x निकलेंगी बाय द स्ट्रिप पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू x एक्सिस। कहां से निकलेंगी, पैरेलल टू x एक्सिस निकलेंगी स्टूडेंट। तो ये कांसेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा, है ना, कि जो रीजन होता है, जिस रीजन के ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो रीजन से कैसे लिमिट डिसाइड होती है। क्यों? क्योंकि जिस रीजन के ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं उसी से लिमिट डिसाइड होती है। तो लिमिट डिसाइड अगर होती है तो लिमिट लेने का तरीका क्या होता है, तो लिमिट लेने का तरीका होता है कि एक मैं x की लिमिट को x एक्सिस पे निकालूं और y की लिमिट के लिए मैं y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बना के निकालूं। तो हो सकता है कि y की लिमिट जो है वो फंक्शन ऑफ x के टर्म्स में आए, राइट। नंबर 2 मैं y की लिमिट को y एक्सिस पे निकालूं और x की लिमिट को x एक्सिस के
पैरेलल एक स्ट्रिप बना के निकालूं तो हो सकता है x की लिमिट y के टर्म्स में आए, कांस्टेंट भी आ सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द रीजन कि वो रीजन क्या है। ठीक है ना। अब x की लिमिट x एक्सिस पे अगर निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, उसे जरा थोड़ा सा और देखिए। मान लीजिए बच्चों कि आपका जो रीजन है वो कुछ इस तरह से है कि आपका जो रीजन है r, ठीक है ना, वो रीजन है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 लाइन से बाउंडेड है, x इज इक्वल्स टू 0 से बाउंडेड है और y इज इक्वल्स टू 0 से बाउंडेड है। यानी कि ये जो रीजन है ये इस लाइन x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 से बाउंडेड है। तो अब अगर मान लो आपको ये डबल इंटीग्रेशन करना पड़े, कौन सा डबल इंटीग्रेशन, दिस डबल इंटीग्रेशन, ये डबल इंटीग्रेशन r, और मान लो कि यहाँ पर fxy की जगह हम लिख देते हैं x प्लस वाई, ठीक है ना, और ये dx और ये dy। अब मान लो कि आपको ये डबल इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है और आपको चाहिए लिमिट ऑफ एक्स वाई, और आपको दे दिया है कि जो रीजन r है वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 से बाउंडेड है। तो आप एक्स वाई की लिमिट कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप इस रीजन को ग्राफ पर प्लॉट करो, प्लॉट करेंगे तो देखो ये एक्स वाई प्लेन है, राइट, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो जब आप इसे प्लॉट करोगे तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 कहां होता है, y एक्सिस पे, तो ये रहा x इज इक्वल्स टू 0। नाउ y इज इक्वल्स टू 0 कहां होता है, x एक्सिस पे। अब नाउ इस लाइन को अगर प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसमें जब x की जगह 0 लिखेंगे, वो तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, ये वाला ऐसा सिस्टम कि ये x ये y, एक बार इसे 0 कर दो, एक बार इसे 0 कर दो। तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू होगी 2, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू होगी 2। यानी कि इस लाइन पर हमें दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, कौन कौन से पॉइंट, 0 2 और 2 0। तो 0 2 कहां पर होगा, 0 2 होगा, सपोज दैट दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये हो गया बच्चों 0 2, एंड 2 0 कहां पर होगा, सपोज दैट दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये हो जाएगा 2 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, तो ये क्या हो गई, इट्स अ लाइन, कौन सी लाइन, इट्स अ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। मतलब कि इस y एक्सिस, इस x एक्सिस और इस लाइन से बाउंडेड जो r बन रहा है वो आपका रीजन है जिसके ऊपर आपको इंटीग्रेशन करना है। अब नाउ इस रीजन के लिए लिमिट्स अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका है कि हम x की लिमिट को x एक्सिस पे निकालें। तो अगर x की लिमिट को x एक्सिस पे निकालेंगे तो क्या आएगी वो लिमिट, तो वो लिमिट्स आएंगी, आप जरा देखिए कि ये ट्राइंगल x एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर ये x इज इक्वल्स टू 0 से शुरू होता है और x इज इक्वल्स टू 2 तक फैला हुआ है, यानी x की लिमिट्स क्या आई, x की लिमिट आ गई x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 2, राइट। एंड नाउ y की लिमिट कैसे निकालेंगे, तो y की लिमिट के लिए y एक्सिस पे कभी मत जाइएगा, राइट, y एक्सिस पे कभी नहीं। अगर y की लिमिट निकालनी है तो हम निकालेंगे एक स्ट्रिप बनाकर, वो स्ट्रिप बनाएंगे हम पैरेलल टू y एक्सिस, और फिर देखेंगे कि वो स्ट्रिप जहां से शुरू हुई है वहां पर y की वैल्यू क्या है। तो आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रिप x एक्सिस से शुरू हुई है और x पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0। एंड नाउ ये स्ट्रिप खत्म कहां पर हो रही है, ये खत्म हो रही है इस लाइन पर, और इस लाइन पर y की वैल्यू कितनी है, इस लाइन पर y की वैल्यू है 2 - x, तो y की अपर लिमिट कितनी हुई, 2 - x हो गई बच्चों। तो आप इस तरीके से x और y की लिमिट को निकालेंगे। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर आपने y की लिमिट को y एक्सिस पे क्यों नहीं ली, आपने स्ट्रिप बना के क्यों ली। तो जवाब मेरा यहाँ पर ये है कि हम जो भी y की लिमिट लें बच्चों, वो लिमिट ऐसी होना चाहिए कि अगर उन लिमिट्स में, यानी कि वो जो y की वैल्यूज आई हैं उनमें अगर हम x की वैल्यूज को यहां से लेके यहां तक वेरी करवा दें तो ये ट्राइंगल बन जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं y की लिमिट 0 से 2 ले लेता डायरेक्ट, तो क्या x के वेरी होने से y चेंज होता, नहीं होता, तो क्या ट्राइंगल बनता, नहीं होता। जबकि इसे देखिए, जब आप इस 0 को, x की लिमिट को 0 से लेके 2 तक वेरी करवाते हैं और इस y में रखते हैं, ठीक है ना, तो देखो आपको क्या मिलेगा,
जब आप x की वैल्यू को 0 रखोगे ये यहाँ पर, तो y कितना मिलेगा 2, ये देखो 2 मिला। जब आप x की वैल्यू को मान लो यहाँ पर 1 है, तो आप जब x की वैल्यू 1 लोगे तो y कितना मिलेगा y 1। तो देखो जरा इस x इज इक्वल टू 1 के लिए देखो ये y भी 1 मिला ना, यानी कि आप यहां से शुरू करे थे और यहां आ गए। और जब आप x की वैल्यू को कितना रख देते हो 2, तो y कितना हो जाता है 0। तो ये देखो ये पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ पर 2 और y की वैल्यू 0। तो मतलब हम जैसे जैसे इधर x की ओर बढ़ते हैं तो y ऐसे 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 नीचे उतरता हुआ यहाँ तक आ जाता है। तो लिमिट्स ऐसी होनी चाहिए जो कि उस रीजन r को जनरेट करती हो, और उसके लिए इस तरह से लिमिट्स ली जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटीग्रेशन है ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया है। लिमिट x इज इक्वल्स टू 0, लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 टू 2, और सॉरी नॉट 0, इट्स अ 0, x इज इक्वल्स टू 0 टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू कितना 0 टू 2 माइनस x, और ये x प्लस y dx dy, ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है लिमिट निकालने का, है ना। क्या तरीका है, आप ऐसे लिमिट मत निकालो, ठीक है ना, आप दूसरे तरीके से लिमिट निकालो। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा रीजन था, रीजन जो r हमने बनाया था, उस रीजन में ये दिस इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, है ना, ये पॉइंट है 0 2, ये पॉइंट है 2 0, है ना, और दिस इज द y इज इक्वल टू 0, दिस इज द x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि अभी हमने क्या ली थी, x की लिमिट को x एक्सिस पे, y की लिमिट को y एक्सिस पे लिया था, तो ये लिमिट्स आई थी। अब हम उल्टा करते हैं, अब हम लेंगे y की लिमिट को y एक्सिस पे। तो जो रीजन है आपका जो कि एक ट्राइंगल है, उस रीजन के लिए देखो कि y कहां से कहां तक फैला है। तो आप कहेंगे कि सर ये y इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है और 2 तक, यानी कि सेकेंड केस में y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2 एंड व्हाट इज x, x के लिए क्या करेंगे, अब स्ट्रिप बनाएंगे ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x की लिमिट निकालनी है तो पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, जो भी आपका रीजन है r उसमें। अब जरा देखो कि x शुरू कहां से हुआ है, तो आप कहेंगे सर x 0 से शुरू हुआ है। x खत्म कहां पर हुआ है, ये स्ट्रिप खत्म हुई है इस लाइन पर, और इस लाइन पर x की वैल्यू कितनी है, यहां पर x की वैल्यू है 2 माइनस y। यानी कि इस डबल इंटीग्रेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, y is equals to 0 to 2 and y not y, x is equals to 0 to 2 minus y। यानी कि एक ही इंटीग्रेशन जिसका रीजन ये ट्राइंगल था, उस रीजन के लिए हमने दो लिमिट्स निकाली अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, और dx एंड dy, और इन दोनों ही तरीकों में अलग अलग लिमिट आई, यानी कि एक ही डबल इंटीग्रेशन को दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। नाउ अब यहां पर एक आपका क्वेश्चन अराइज होगा, क्या क्वेश्चन, कि सर यहां पर तो ये जो दोनों इंटीग्रेशंस हैं ये तो समझ में आया, लिमिट निकाली, अब प्रश्न ये उठता है कि इंटीग्रेशन पहले किसके रिस्पेक्ट में हो, y के रिस्पेक्ट में हो कि x के रिस्पेक्ट में हो। तो जवाब मेरा यहां पर ये है, इन लिमिट्स को ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है ये हमेशा इन लिमिट से डिसाइड होता है कि लिमिट्स क्या है। यहां पर देखिए ये लिमिट्स किसकी हैं, x की 0 से 2, और ये लिमिट किसकी है, y की 0 से 2 माइनस x। ध्यान दीजिएगा, अगर लिमिट्स में कहीं पर भी x आया है तो मतलब वो y की लिमिट है, y की लिमिट ही x के टर्म्स में हो सकती है, y की लिमिट y के टर्म्स में नहीं हो सकती है कभी, और ना ही x की लिमिट x के टर्म्स में। तो मतलब 0 से 2 माइनस x है तो ये y की लिमिट है। अब y की लिमिट x के टर्म्स में है, इट मींस दैट कि पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, आई रिपीट, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x कांस्टेंट की तरह काम करेगा, किसकी तरह, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो जो आएगा उसे फिर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि जिस वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट होती है उसके रिस्पेक्ट में सबसे आखिरी में इंटीग्रेशन, ठीक। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो देखिएगा जरा इंटीग्रेशन क्या आएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा
दिस इज इक्वल्स टू, हमें देखिए y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है, तो इस 0 टू 2 को बाहर कर देते हैं, इस 0 टू 2 माइनस x को अंदर लेकर आते हैं, ये हो गया x प्लस वाई और ये dy, मतलब कि इंटीग्रेशन पहले किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 टू 2 ब्रैकेट x प्लस वाई को इंटीग्रेट करो y के रिस्पेक्ट में और x कांस्टेंट रहेगा, तो इंटीग्रेशन आएगा x y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 और इंटीग्रेशन 0 टू 2 माइनस x, राइट। और जब, और ये dx बाहर चल रहा है, और जब हम लोग इसमें लिमिट्स लगाएंगे और इसे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा। तो जब हमने इसमें ये लिमिट्स रखी तो हमें मिलेगा क्या, 0 टू 2, राइट, 0 टू 2 ब्रैकेट x तो एज इट इज y की जगह लिखना है हमें, तो इट्स 2 माइनस x प्लस 2 माइनस x होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट dx, ठीक, सॉरी लोअर लिमिट पे तो कुछ मिलेगा नहीं, अपर लिमिट पे हमें ये मिलेगा एंड dx। अब नाउ इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए स्टूडेंट, तो जब आप इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जरा ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा। तो पहले तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, तो इट्स 0 टू 2 ब्रैकेट, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है स्टूडेंट, और अगर ना करें तो इस होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो इसे मल्टीप्लाई करिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड प्लस होल स्क्वायर ओपन करिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड डिवाइड बाय 2 और ये dx स्टूडेंट, ठीक है ना। अब थोड़ा इसको और सिंपलीफाई करें तो इट्स 0 टू 2, ये 2x और ये 2x, जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x आएगा 2 से डिवाइड करके, तो ये कैंसिल, तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चे। एंड नाउ ये x स्क्वायर बाय 2 है प्लस का और ये माइनस का x स्क्वायर बाय 2 है, तो जब ये माइनस का होगा तो हमें मिल जाएगा ये प्लस का 4 और डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये dx, ठीक, हमारे पास इतना आ जाएगा। और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट बिकम व्हाट, इट्स 2x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और 2 पहले से ही है यानी कि 6 एंड लिमिट 0 टू 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू बच्चों, इट्स अपर लिमिट लगाएंगे तो 4 और यहाँ लिखेंगे तो इट्स 8 बाय 6, ठीक, एंड दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 6 चौक 24, 24 माइनस 8 तो 16 एंड 16 बटा 6, तो 16 बटा 6 करेंगे तो इट्स 8 बाय 4 और बल्कि और कर देंगे तो इट्स 4 फाइनली, ठीक है ना। तो एक बार और कैलकुलेट करके देख लें नॉर्मली दूसरे तरीके से भी, तो इट्स 4 बाय 3, तो 4 बाय 3 आएगा और 12 आएगा और 4 यहाँ से माइनस होगा तो 8 आएगा, नॉट 8, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, इट्स 4 माइनस 6 not 6, 4 by 3 that's a 12 minus 4 मतलब कि 8, not गलत हो गया ना, मतलब it's a 8 by 3, it's a 8 by 3, okay। and देखिएगा जरा, अभी हम लोगों ने इस इंटीग्रेशन को किया तो आंसर आया 8 by 3, है ना, पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में फिर x, अब इस इंटीग्रेशन को करके देखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो जब हम इस इंटीग्रेशन को करेंगे इंटीग्रेट तो हमें मिलेगा बच्चों we get what, पहले हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये y की लिमिट को बाहर कर दो, ये 0 टू 2 माइनस y x प्लस y dx एंड dy। तो जब इसे x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 0 टू 2 एंड इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट्स x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस x y एंड लिमिट 0 टू 2 माइनस y और ये dy। जहां जहां पर x है बच्चों वहां पर आप 2 माइनस y लिख दें, लोअर लिमिट पे तो कुछ मिलेगा नहीं तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो इट्स 2 माइनस y होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड प्लस हमें x की जगह लिखना है तो इट्स
2 माइनस y और ये y और ये dy बच्चों। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो आइए जरा करके देखते हैं ये कितना आएगा। तो आप देखेंगे इट्स 0 to 2, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट। तो इट्स 4 माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y डिवाइड बाय 2 एंड प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा वही ये 2y और ये 2y कैंसिल, ये 4 और ये प्लस का y स्क्वायर बाय 2 और ये माइनस का y स्क्वायर। तो इट्स 4 माइनस y स्क्वायर बाय 2। ये आया बच्चों 4 माइनस y स्क्वायर बाय 2 एंड dy। और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इट्स 4y माइनस y क्यूब बाय 6 एंड लिमिट 0 to 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 रखेंगे यहाँ पे बच्चों तो इट्स 8। ओके इट्स सॉरी दैट इज अ मिस्टेक क्या हुई है कि जब ये डिवाइड होगा 2 से तो ये 2 रह जाएगा, है ना। तो ये 2y, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4 आएगा और 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 रह जाएगा। तो ये 2y और जब लिमिट लगाएंगे तो इट्स 4 माइनस 8 बाय 6। तो देखो वहां पर भी 4 माइनस 8 बाय 6 बना था, यानी इसका आंसर भी कितना आना है, इसका आंसर भी 8 बाय 3 आना है। यानी एक ही इंटीग्रल को एक ही रीजन पर अलग अलग लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट किया तो भी आंसर सेम आया, ठीक है ना। यानी कि जब किसी डबल इंटीग्रेशन को हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं और वो रीजन हमें दिया हुआ होता है जिससे कि वो बना हुआ है, मतलब उसकी कंडीशंस हमें दी हुई होती हैं, जैसे कि इसमें दिया था कि x प्लस वाई है, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 के बीच में जो होगा बंधा हुआ इन तीन चीजों से वो हमारा r है। तो हमने उसको पहले ग्राफ पर प्लॉट किया और फिर हमने दो तरीके से उसकी लिमिट्स निकाली, एक बार ये निकाली एक बार ये निकाली, और आपको ये भी बताया कि ऐसा कैसे किया हमने और क्यों किया हमने, ये भी हमने आपको बताया। और फिर बारी बारी से इन दोनों इंटीग्रल्स को हमने इवैल्यूएट किया तो हमारे पास दोनों के आंसर सेम आए स्टूडेंट, ठीक। यहां पर बच्चों ये केवल एक समझने के लिए एग्जांपल था, ठीक है ना। अब अगर कोई इंटीग्रल हमें ऐसा मिलता है जिसमें दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है, सपोज दैट कि ये एक इंटीग्रेशन है, ये एक इंटीग्रेशन है, यहाँ लिखा है 0 to 2, यहाँ लिखा है 0 to 1, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई dx dy, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर को x प्लस वाई से ज्यादा ही प्यार है, तो मैं यहाँ पर x इंटू वाई कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये x इंटू वाई कर दिया। तो अब आपको इस डबल इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में पहले करें। तो जवाब मेरा ये है कि क्योंकि ये एक डबल इंटीग्रेशन है और दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है तो हम किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस इंटीग्रेशन में x की लिमिट कौन सी है और y की लिमिट कौन सी है, क्योंकि ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है ना कि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y की कौन सी लिमिट रखनी है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की कौन सी लिमिट रखनी है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो वो डिसाइड होता है बच्चों यहाँ से। अगर यहाँ पर dx पहले लिखा हुआ है तो मतलब ये जो पहला वाला इंटीग्रल है ये x की लिमिट को डिनोट करता है। किसकी लिमिट को डिनोट करता है, x की लिमिट को। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई ऐसा डबल इंटीग्रेशन आता है जिसमें कि मान लो कि लिमिट्स हैं 0 to 2 एंड 0 to 1, ठीक, एंड दिस इज x y स्क्वायर dx dy। तो अब इस डबल इंटीग्रेशन में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लिमिट x की है और कौन सी लिमिट y की है। लुक, जो डबल इंटीग्रेशन है अगर उसमें दोनों ही लिमिट कांस्टेंट होती हैं x और y वेरिएबल की तो इंटीग्रेशन आप किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़े कि इसमें से कौन सी लिमिट x की है और कौन सी y की है। तो वो फिर डिसाइड होता है स्टूडेंट इससे कि इसमें dx और dy का ऑर्डर क्या है। अगर अंदर बच्चों dx है तो आप ये जो लिमिट है अंदर अगर dx है तो इट मींस दैट कि ये जो लिमिट है ये x की है, और अगर dy बाहर है तो ये जो बाहर वाला इंटीग्रेशन है ये लिमिट y की है। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, ठीक है ना। आई रिपीट, अगर हम कांस्टेंट लिमिट के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं
और वो लिमिट मान लीजिए 0 to 2 0 to 1 है, यानी कि अलग अलग है। तो इस केस में dx और dy जिस ऑर्डर में लिखे रहते हैं वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, आई रिपीट, वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर ये जो x है, ये जो dx है, अगर dx अंदर है तो ये अंदर वाला इंटीग्रेशन x की लिमिट को शो करेगा, राइट। लेकिन अगर ये dy और लेकिन ये dy अगर अंदर होता तो ये अंदर वाली जो लिमिट है ये y की लिमिट को शो करती, करेक्ट। तो यहाँ पर ये चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। और जब हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे तो कैसे करेंगे, और अगर इस इंटीग्रल को बच्चों इवैल्यूएट करना हुआ तो इट्स वेरी इजी, है ना, क्योंकि ये dx और dy है और ये लिमिट x की है, और हम मान लीजिए पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे करेंगे, इट इज 0 to 2 0 to 1 xy square dx, तो इट इज xy square dx dy, और x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो इट्स 0 to 2, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट्स x square by 2 और ये y square पहले से ही है, ओके, एंड द लिमिट इज 0 to 1 एंड दिस इज dy। और जब आप इसमें लिमिट्स लगाएंगे स्टूडेंट तो आपको x की जगह पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है तो 1 ही मिलेगा, लोअर लिमिट पे कुछ नहीं, यानी कि इट्स 0 to 2 y square by 2 और dy। और y को जब इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट y क्यूब बाय 6 एंड लिमिट 0 to 2, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट, एंड दैट आंसर इज 8/6, ठीक, यानी कि 4/3। तो इसका आंसर आया स्टूडेंट 4/3। कैसे किया हमने इस इंटीग्रेशन में जो x की लिमिट थी वो 0 to 1 थी, क्योंकि ये अंदर वाली जो लिमिट है अंदर वाले वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लिमिट अंदर वाले वेरिएबल की लिमिट को रिप्रेजेंट करती है, करेक्ट। तो सबसे पहले हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन x² by 2 है बच्चों, एंड देन इसके बाद में हमने जब लिमिट्स लगाए तो वी गेट ओनली 1/2, और फिर y² by 2 आया, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। एंड सपोज दैट स्टूडेंट अगर हम इसी इंटीग्रल को पहले y के रिस्पेक्ट में करते और फिर x के रिस्पेक्ट में करते तो हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ता, लाइक दैट। पहले हम फिर इसको अगर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो फिर इस इंटीग्रल को अंदर लाना पड़ता, यानी हमें मिलता 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 2 x y square dy और dx, और जब इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते स्टूडेंट तो हमें मिल जाता, क्या मिल जाता, हमें मिल जाता 0 to 1 y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y cube by 3 and limit 0 to 2 dx, and this is what, this is 8/3 and integration 0 to 1 x dx। और यहाँ से बच्चों हम लोगों को मिल जाता, यहाँ से क्या मिल जाता हम लोगों को, we get 0 to 1 यानी कि 8/3, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट तो इट्स व्हाट, इट्स x² by 2 and x² by 2 और लिमिट 0 to 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 इससे कैंसिल होगा तो वी गेट 4/3, है ना। तो सेम आंसर आया यहाँ से, है ना, हम x के रिस्पेक्ट में करें चाहे y के रिस्पेक्ट में करें सेम आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और स्टूडेंट जो मैं आप लोगों को स्पेशली बताना, लेकिन मान लीजिए स्टूडेंट हमसे ऐसी गलती हो जाती है कि हम ये यहाँ पर समझने में गलती कर देते हैं कि अगर dx अंदर साइड है तो अंदर वाला जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं वो x को की लिमिट्स हैं और ये y की हैं। मान लीजिए हम उल्टा कर देते हैं, कैसा कर देते हैं, सपोज दैट कि मैं यहाँ पर ये जो लिमिट है मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो लिमिट है ये वाली बाहर वाली ये x की है और x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो फिर ये ऐसा हो जाना चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1 and 0 to 2 x y square dx and this dy, यानी कि जो लिमिट है उसको मैंने गलत तरीके से अज्यूम कर लिया, ये मानते हुए कि ये बाहर वाली x की है ये y की है, मतलब जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका है, तो ये x की ये y की। तो उस केस में देखिए होगा क्या, उस केस में हमें मिलेगा 0 to 1 बाहर कर दिया, 0 to 2 पहले अंदर कर दिया और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1 इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे x² by 2, राइट,
and this is y square, and limit 0 to 2, and this is dx, and this is equals to 0 to 1, and x square by 2 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we get what? We get 4 upon 2 यानी कि 2, and this is y square, and y square ठीक है, सॉरी ये dy चल रहा था है ना, तो ये dy and ये dy, और जब y को इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट तो we get y cube by 3, and limit we get the limit 0 to 1, and this is equals to, जब हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा 2/3 है ना, राइट, अपर लिमिट पे 1 एंड लोअर लिमिट पे 0। तो लुक चेंज क्या हुआ, जब हम लोगों ने यहाँ पर लिमिट को गलत तरीके से लिया, अलग तरीके से ले लिया, मतलब जो ऑर्डर हमने अभी लिया था, जो कंसेप्ट हमने अभी यूज किया था कि अगर dx dy लिखा है तो ये अंदर वाली लिमिट x की है और ये बाहर वाली जो लिमिट है y की है। हमने इसका उल्टा माना कि ये जो dx है और ये जो dy है, ये जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में ये लिमिट्स भी हैं, मतलब ये x की लिमिट है और ये y की लिमिट है। तो हमने पहले जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो हमने इसे x की लिमिट के रूप में यूज किया, तो जब हमने इसे x की लिमिट के रूप में यूज किया तो x का इंटीग्रेशन आया बच्चों x स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 अपॉन 2 आएगा यानी 2 आएगा, लोअर लिमिट पे तो कुछ मिलेगा नहीं है ना, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे तो y कांस्टेंट रहेगा। इस केस में 2y स्क्वायर आया, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो इट्स अ y क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू 1, और जब लिमिट हमने 0 टू 1 लगाया स्टूडेंट तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पर मिला 2/3, जबकि आना कितना चाहिए था 4/3 और आया कितना 2/3। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लिमिट्स को गलत तरीके से कंसीडर कर लेते हैं, सही कंसीडर नहीं करते हैं, तो हमारे इंटीग्रल का रिजल्ट गलत आ सकता है। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग अ डबल इंटीग्रेशन विथ कांस्टेंट लिमिट्स। तो x की लिमिट्स क्या होंगी, y की लिमिट्स क्या होंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो लिखा रहेगा ना उसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो आपको कैसा दिया हुआ है। सपोज दैट अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये लिमिट है 0 टू 2, ये लिमिट है 2 टू 4, राइट, एंड ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज द dx dy। तो अब आप कैसे बताएंगे या कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी x की लिमिट है और कौन सी y की है? नो डाउट, अगर dx अंदर है बच्चों तो ये जो लिमिट है ये है dx की, ये वाली लिमिट है x की, और ये जो बाहर वाली लिमिट है ये है y की। ये करेक्ट सही कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम उल्टा मान लें कि जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में लिमिट भी है, मतलब ये है फिर x की और ये है फिर y की, तो उस केस में अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। होता यह है कि कभी कभी कुछ बुक्स में इस कॉन्सेप्ट को लेके भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो दे आर रॉन्ग, बिकॉज हम इस चीज को भी ऐसे समझ सकते हैं कि हम क्यों ऐसा मानते हैं कि ये जो अंदर वाली लिमिट है ये x को शो कर रही है और ये जो बाहर वाली लिमिट है ये y की लिमिट है। हम ऐसा क्यों मानते हैं? मान लीजिए कि मेरे पास में एक इंटीग्रेशन हो 0 टू 1, ठीक है ना, बल्कि मैं ये कहूं कि इट्स 0 टू मान लो 2 टू 4 इंटीग्रेशन है ना, 2 टू 4 इंटीग्रेशन है x प्लस वाई स्क्वायर dx, राइट, हम इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस मान लीजिए कि मुझे इस वेरिएबल को, मतलब इस इंटीग्रल को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़े विथ रिस्पेक्ट टू y बिटवीन द लिमिट 0 टू 2, ओके, तो हम कैसे करेंगे? हम इसको एक फंक्शन की तरह मानेंगे, यहां पर लिमिट लगाएंगे 0 टू 2 एंड दिस इज dy। तो जब इसको लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इट इज 0 टू 2 2 टू 4 x प्लस वाई स्क्वायर dx dy, करेक्ट। तो यहां पर आपने देखा कि जब इस लाइन इंटीग्रेशन को हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया लिमिट 0 टू 2 में, तो हमारे पास ये फॉर्म आया, और इस फॉर्म्स को देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो x की लिमिट है वो ये थी और ये जो y की लिमिट है ये है, मतलब ये बाहर वाला dy ये बताता है कि हमने इस इंटीग्रल को बाद में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है।
हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें जब भी आप कांस्टेंट लिमिट के साथ में इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। आई होप स्टूडेंट के डबल इंटीग्रेशन का इनिशियल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने इन दो क्वेश्चंस की मदद से, एक जिसमें कि लिमिट कांस्टेंट नहीं थी, हमने लिमिट्स निकाली थी और उसे इंटीग्रेट किया था, और एक वो जिसमें लिमिट कांस्टेंट थी और हमने उसे इंटीग्रेट किया, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हमने उसे सॉल्व भी किया। हम अभी और डबल इंटीग्रेशन के ऊपर वर्कआउट करेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो कुछ कांस्टेंट लिमिट के साथ होंगे और कुछ वेरिएबल लिमिट्स के साथ में होंगे, और मेन फोकस हमारा उन क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा जिनकी लिमिट वेरिएबल होंगी, नंबर 1, एंड नंबर 2 हम उन डबल इंटीग्रेशंस को करेंगे जिसमें लिमिट नहीं दी जाएगी, लेकिन जिस रीजन के ऊपर हमें डबल इंटीग्रेशन करना है उस रीजन के लिए हमें कंडीशंस यानी कि हिंट किया जाएगा। तो रीजन से लिमिट कैसे निकाली जाती हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने होंगे, और फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो या क्वेरी हो तो आप जरूर हमें मेल करें, हमें फोन करें, ठीक है ना, या कहते हैं हाइक पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।